बी ए ऑनर्स राजनीति विज्ञान सेमेस्टर 1 डिसिप्लिन स्पेसिफिक कॉकोस भारतीय राजनीतिक चिंतन में विचार और संस्थाएं आइडियाज एंड इंस्टीट्यूशंस इन इंडियन पॉलिटिकल थॉट महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर शीर्षक वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति के सिद्धांत प्रश्न भारत में वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति के सिद्धांतों की चर्चा कीजिए उत्तर वर्ण व्यवस्था हिंदू समाज की मूल संरचना बनाती है यह एक व्यक्ति की पहचान का एक हिस्सा भी बनाती है और इसने कई जाति और वर्ग संघर्षों का आधार बनाया है हिंदू समाज में अंतर्निहित एक मौलिक अवधारणा है यह सिर्फ इस बारे में नहीं है कि समाज कैसे संरचित होता है बल्कि यह मनुष्य की पहचान का एक हिस्सा भी बन गया है भारत में आधुनिक समय का वर्ग और जाति संघर्ष वामा प्रणाली में अपनी जड़ें जमाता है भारत में वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति के सिद्धांत इस प्रकार है एक पाश्चात्य सिद्धांत इस सिद्धांत के अनुसार वर्ण की उत्पत्ति लगभग 1500 ईसा पूर्व भारत में आर्यों के आगमन के साथ हुई इस सिद्धांत के अनुसार आर्यों के आक्रमण से उनके और उपमहाद्वीप के मूल निवासियों के बीच संघर्ष हुआ जिन्हें दशुद्ध कहा जाता था जब आर्यों ने भारत पर विजय प्राप्त की तो उन्होंने उन दसूदों को दबा दिया और गुलाम बना लिया जिनका वर्ण गहरा था वर्ण का अर्थ है रंग दशुदों को शूद्रों के पूर्वज के रूप में माना जा सकता है जो वर्ण व्यवस्था में चौथी जाति है आर्यों ने आपस में 3 समूहों को संगठित किया अर्थात राजपान बाद में क्षत्रिय में परिवर्तित ब्राह्मण और क्षत्रिय को क्षेत्रीय त्रायते के रूप में परिभाषित किया गया था ये वे लोग थे जिन्होंने बाहरी आक्रमणों से समाज की रक्षा की और आंतरिक व्यवस्था को बनाए रखा ब्राह्मण को ब्राह्मण नियति इति ब्राह्मण के रूप में परिभाषित किया गया था समाज को आध्यात्मिक शिक्षाओं का उपदेश देने वाले और आध्यात्मिक जीवन जीने वाले लोग ब्राह्मण कहलाते थे वैश्य को दृष्टि इति वैश्य के रूप में परिभाषित किया गया था व्यापारी और किसान इस श्रेणी में आते थे मूल विचार समाज में श्रम का विभाजन था जैसे जैसे आर्यों का विस्तार हुआ उन्होंने स्थानीय लोगों को 3 वर्गों की सेवा करने के लिए दबा दिया और गुलाम बना लिया और इन्हीं स्थानीय लोगों को सहायक या शूद्र के रूप में जाना जाने लगा शूद्रों का रंग सांवला था और आर्यों का रंग गोरा था जाति पदानुक्रम में काली चमड़ी वाले बहिष्कृत थे जाति व्यवस्था में त्वचा का रंग एक महत्वपूर्ण कारक था क्योंकि वर्ण शब्द ही रंग को संदर्भित करता है इस सिद्धांत के अनुसार द्रविड़ मूल निवासी थे जिन्हें आर्यों ने दक्षिणी भारत में धकेल दिया था इस सिद्धांत का कुछ वर्गों द्वारा विरोध किया जाता है जो मानते हैं कि यह भारतीयों को द्रविड़ और आर्यों के उपसमूहों में विभाजित करने का प्रयास है और इस प्रकार हमारी राष्ट्रीय अखंडता को कमजोर करता है साथ ही यह सिद्धांत वैज्ञानिक प्रमाणों द्वारा समर्थित नहीं है हाल ही में हार्वर्ड और स्वदेशी शोधकर्ताओं द्वारा पूर्वजों की भारतीय आबादी पर एक अध्ययन कहता है कि सभी भारतीयों के बीच एक आनुवांशिक संबंध है आर्य और द्रविडियन उत्तर और दक्षिण भारतीयों के वंश को दर्शाते हैं यह अब तक माना जाने वाला एक मिथक तथ्य हो सकता है इस सिद्धांत की अन्य समालोचनाओं का कहना है कि जैसा कि वेदों से स्पष्ट है आर्यों और दसूदों के बीच सक्रिय विरोध रंग के कारण नहीं बल्कि पंथों के अंतर के कारण था हिंदू ग्रंथ स्पष्ट रूप से दिखाते हैं कि शूद्र समुदाय के सभी सदस्यों को एक गुलाम मूल के रूप में नहीं देखा जा सकता है आर्यों के धार्मिक संस्कारों से शूद्रों का बहिष्कार शायद आर्यों और गैर आर्यों के बीच एक वैमनस्य के कारण हुआ होगा जो नस्लीय से अधिक सामाजिक और राजनीतिक था 2 ब्राह्मणवादी सिद्धांत वर्ण व्यवस्था को दैवीय स्वीकृति प्रदान करता है 4 सामाजिक वर्गों में विभाजन का संदर्भ ऋग्वेदिक पुरुष सूक्त में प्रकट होता है पुरुष सूक्त ऋग्वेद का भजन है जो ब्रह्मांडीय अस्तित्व पुरुष को समर्पित है कहा जाता है कि जिस पुरुष की पहचान आदिम विशाल या आदर्श मनुष्य या विश्व आत्मा से की जाती है उसके बारे में कहा जाता है कि उसने ब्राह्मण को अपने मुंह से
क्षत्रिय को अपनी भुजाओं से और वैश्य को अपनी जांघों से उत्पन्न किया। कहा जाता है कि शूद्र उनके चरणों से उत्पन्न हुए थे। वाम पदानुक्रम में इसलिए उन विभिन्न अंगों को अवरोही क्रम द्वारा निर्धारित किया गया था जिनसे वर्णों का निर्माण हुआ था। इस सिद्धांत द्वारा मनु सिद्धांत की व्याख्या की गई थी और इसे धार्मिक स्वीकृति दी गई थी जो वास्तव में उस समय की कानूनी स्वीकृति के समान थी। भगवद गीता के प्राचीन पाठ के अनुसार वर्ण व्यवस्था को वंशानुगत नहीं माना जाता था और कर्म के आधार पर सौंपा गया था। कृष्ण इस प्रकार गीता में कहते हैं, गुण और कर्म के आधार पर मेरे द्वारा 4 गुना क्रम बनाया गया था। हालांकि यह कथन मूल रूप से बताता है कि गुणवत्ता और क्रिया के आधार पर एक कार्यात्मक भेदभाव है। वर्ण व्यवस्था के दार्शनिक औचित्य पर उपनिषदों में सहमति है। छांदोग्य उपनिषद के अनुसार एक व्यक्ति का वर्ण पिछले जीवन में उसके पापों के प्रतिशोधात्मक न्याय का हिस्सा है। महाभारत के शांति पर्व में भी यह विचार है कि एक व्यक्ति वाम, आश्रम और मोक्ष के 3 आदर्शों का पालन करके धार्मिक कार्य करके एक श्रेष्ठ वर्ण प्राप्त कर सकता है। पुरुष सिद्धांत के आलोचक जन्म के आधार पर जातियों की दैवीय उत्पत्ति को नकारते हैं और सबसे स्पष्ट रूप से ब्राह्मणों के अंतर्निहित श्रेष्ठता के दावे का खंडन करते हैं। तथ्य यह है कि 4 वर्ण एक ही पुरुष के विभिन्न भागों से पैदा हुए थे, जो वर्णों की अन्योन्याश्रितता को इंगित करता है। पुरुष के शरीर के वे भाग जिनसे वैश्य और शूद्र उत्पन्न हुए, जंघा और पैर, पूरे शरीर का भार वहन करते हैं। दूसरे शब्दों में वे पूरे शरीर की सहायता प्रणाली के लिए खड़े होते हैं। वर्णों की योजनाबद्ध व्यवस्था समाज के एकीकरण के लिए है, न कि उसके विभाजन के लिए। मैक्समुलर जैसे विभिन्न विद्वान इसको विवादास्पद मानते हैं और माना जाता है कि यह पाठ में एक भ्रष्टाचार और मध्यकालीन या आधुनिक युग का सम्मिलन है। 3 मार्क्सवादी सिद्धांत। मार्क्सवादी सिद्धांत को R.S. शर्मा जैसे प्रतिष्ठित विद्वानों द्वारा प्रतिपादित किया गया था। उन्होंने वर्ग निर्माण वर्ण व्यवस्था के लिए अग्रणी अधिशेष के सिद्धांत को शामिल करते हुए उत्पादन के तरीके का प्रस्ताव रखा। प्रारंभिक ऋग्वैदिक समाज आदिवासी, अर्ध खानाबदोश और काफी हद तक समतावादी था और वर्ण नामक सामाजिक वर्गों की बाद की संस्था से मुक्त था। बाद के वैदिक लोगों ने बड़े पैमाने पर कृषि को अपनाया और राजकुमारों को यज्ञ करने और अपने पुजारियों को पुरस्कृत करने के लिए पर्याप्त अनाज का उत्पादन किया। बलिदान की इस प्रणाली ने पुजारियों और योद्धाओं को लाभान्वित किया, जिन्होंने सामाजिक पदानुक्रम बनाने के लिए खुद को आम लोगों से ऊपर उठाया। बाद का वैदिक चरण कृषि और लोहे के सीमित उपयोग पर आधारित था। इसने जनजातीय राज्यों के प्रादेशिक राज्यों में संक्रमण और वर्ग और व्यावसायिक समूहों में समाज के क्रमिक विघटन को चिन्हित किया। लोहे के हल के उपयोग के उद्भव और अधिशेष उपज के निर्माण के साथ यह प्रणाली और अधिक बिखर गई। इसने एक वर्ग आधारित और राज्य आधारित समाज के उदय का मार्ग प्रशस्त किया, जिसमें शासक वर्ग के धार्मिक साथी श्रद्धांजलि और दशमांश एकत्र कर सकते थे। मौजूदा ब्राह्मणवादी विचारधारा ने उभरती हुई जाति आधारित सामाजिक व्यवस्था को आवश्यक धार्मिक और कानूनी स्वीकृति प्रदान की। ब्राह्मण और क्षत्रियों ने एक सामाजिक तंत्र तैयार किया और विकसित किया जिसके माध्यम से किसानों, कारीगरों और खेतिहर मजदूरों के बहिष्करण के लिए आर्थिक विस्तार से 2 वर्गों को लाभ हो सकता था। जिन लोगों की समानता की आदिवासी विशेषता पूरी तरह से गायब नहीं हुई थी, उन्हें यह विश्वास दिलाना पड़ा कि राजा की आज्ञा का पालन करना, उसे कर देना और पुजारियों को उपहार देना आवश्यक है। वर्ण व्यवस्था इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए बनाई गई थी। इस सामाजिक नियंत्रण की प्रणाली ने पदानुक्रम, हीनता और अधीनता की विचारधारा को बढ़ावा दिया, जो एक वर्ग समाज की विशेषता है। उत्पादक वर्ग तेजी से सामाजिक अक्षमताओं और आर्थिक दायित्वों के बोझ तले दबे जा रहे थे, जिन्हें एक पेशेवर सेना और एक प्रशासनिक तंत्र की स्थापना के माध्यम से लागू किया गया था। इस प्रकार ब्राह्मणवादी वामा विचारधारा उत्पादन, कर,
उपहार संग्रह और वितरण के नियमन के लिए एक चतुर युक्ति थी। जो लोग सामाजिक अधिशेष के वितरण के मालिक थे उन्हें उच्च वर्णों में वर्गीकृत किया गया था, जबकि उत्पादन के कार्य में लगे लोगों को निम्न वर्णों के रूप में वर्गीकृत किया गया था। यह सिद्धांत वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति की व्याख्या करने वाला सबसे तार्किक सिद्धांत प्रतीत होता है। हालांकि इस सिद्धांत का किसी भी रूप में समर्थन करने के लिए कोई सैद्धांतिक प्रमाण नहीं है। निष्कर्ष: सभी सिद्धांतों का विश्लेषण करने के बाद यह देखा जा सकता है कि मार्क्सवादी सिद्धांत सबसे तर्कसंगत है। आज के जाति संघर्ष मुख्यतः वर्ण व्यवस्था की भ्रांति के कारण है। वाम प्रणाली को दी गई दैवीय स्वीकृति विवादास्पद है और व्याख्याओं के अधीन है। शासक और शक्तिशाली वर्ग के हितों की सेवा करने के लिए समाज में जो पदानुक्रम बनाए गए हैं वे समय के साथ गहराई से जुड़े हुए हैं। पश्चिमी सिद्धांत जो नस्लीय आधार प्रदान करता है उसके समर्थन में कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। वास्तव में हमें वेदों से पता चलता है कि आर्यों और दसूदों के बीच सक्रिय विरोध रंग के कारण नहीं बल्कि पंथों के अंतर के कारण था। मार्क्सवादी सिद्धांत वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति का सबसे संभावित सिद्धांत प्रतीत होता है। यह ठीक ही कहा जा सकता है कि भारतीय समाज के ऊपरी सोपानक ने वर्ण व्यवस्था को बढ़ावा दिया, जो आदेश के आधार के रूप में जाति व्यवस्था में विकसित हुआ और जिसका समाज पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष नियंत्रण था। हालांकि ये सभी सिद्धांत व्याख्या के अधीन है और वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति के बारे में अभी भी पूर्ण सत्य गुप्त है। तो कुल मिलाकर इस प्रस्तुति में हमने भारत में वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति के विभिन्न सिद्धांतों की चर्चा की। प्रस्तुति समापन। आपका धन्यवाद। Disclaimer: This notes has been made after a lot of research, yet the accuracy of the answers may vary. The author assumes no responsibility or liability for any errors or omissions in the content of this notes. The information contained in this notes is provided on an as-is basis with no guarantees of completeness, accuracy, usefulness or timeliness.